हाँ जी, आ गए। चलिए आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं रिवीजन की क्लास, और रिवीजन में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो है हमारा कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है। तो इन तीनों टॉपिक पर आज के इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और इनको सभी को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे हमारा पहला आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे लगभग कम से कम ना लगातार 5 वर्षों में पूछा गया है, VBI है। मैं यहीं पे अभी आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको हल्के में ले रहे होंगे। देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ये इसे हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ज्यादातर लगभग बार ये ना पूछकर ऐसे नहीं कहता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नहीं पूछता है। आपसे कहेगा आभासी एकाणुक अभिक्रिया को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या होता है जी, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर में ऐसे ही नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो समझ लेते हैं जी। देखिए क्या लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए इसमें भी कुछ समझना है जी। नॉर्मल से तो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी हमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी जो कोटि है, वो कोटि क्या हो, कोटि एक हो, परंतु जो आणविकता है ना, आणविकता वो 1 से क्या हो, आणविकता जो है वो 1 से क्या हो, अधिक हो। आणविकता 1 से क्या हो, अधिक हो। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। बताइए आपको नॉर्मल सा तो है याद नहीं हो गया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे फेमस एक एग्जाम्पल है जो होता है C12H22O11। और इसको हम H2O से क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा क्या बनता है जी, ये हमारा बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये हमारा सबसे पहला याद रखेंगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया का ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जिसमें ये क्या है हमारा, ये है सुक्रोज, ये सुक्रोज है, सुक्रोज ही हम कहते हैं, सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं। तो ये हमारी चीनी का सूत्र है। ये तो जल है, ये बेसिक आप जानते हैं। ये हमारा ग्लूकोज, ये क्या है, ये है फ्रक्टोज, ये है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपको मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए सुक्रोज है, यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बना हुआ है। तो ये एक कौन सी अभिक्रिया है, ये एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। इसकी कोटि तो 1 है पर आणविकता 1 से अधिक है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता हमें, तो बाबू ये दोनों चीज़ें ना, सबसे पहले एक तो सैद्धांतिक मान होता है और एक हमारा जो होता है ना वो एक प्रयोगों द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी अभी हम आणविकता, कोटि तो हमने डिस्कस कर लिया है, आणविकता अभी हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इतनी बात में आप कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। इतना ही केवल परिभाषा लिखकर एग्जाम्पल ये लिख देंगे, काफी है जी।
अगला हमारा दूसरी आता है, दूसरा जो है अभिक्रिया की आणविकता। देख लीजिए, इसको केवल आणविकता नाम से भी पूछा जाता है हमें एग्जाम में, तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि VVI है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर याद कीजिएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कहा गया कि किसी प्राथमिक, ये नाम याद रखिएगा, किसी प्राथमिक व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, मतलब सबसे पहली बात प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए। प्राथमिक को हम सरल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो किसी प्राथमिक और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब समझे, सबसे पहली बात, जो अभिक्रिया है, कोई भी जो अभिक्रिया होगी ना, मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें कोई भी अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें सबसे पहली बात तो सरल अभिक्रिया, सरल को ही हम प्राथमिक अभिक्रिया भी कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है ना। सबसे पहली बात, एक हम अभिक्रिया लेंगे जो सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए, प्लस याद रखेंगे इस सरल या संतुलित, मतलब सरल अभिक्रिया जो होगी ना, ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब समझते हैं, संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि H2 + O2 = H2O बनता है, तो ये हम जानते हैं जी। अब देखिए, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? देखिए, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, नहीं है जी। तो इसका मतलब ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से पहले गुणा करा देंगे, तो अब 2 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन तो संतुलित है। 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर तो 2 ही है ना, तो फिर से इधर 2 से हम गुणा करा देंगे, तो अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि जो सरल अभिक्रिया भी होनी चाहिए प्लस संतुलित अभिक्रिया भी होनी चाहिए, इस तरीके से पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए। तो सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो जो अणु भाग लेते हैं, उन अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं जी। ठीक है, अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता हम कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। जैसे अदर बहुत सारे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि HI है, HI जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, H2 + I2 बनता है। तो ये एक अभिक्रिया हमारे पास है जी। अब देखिए, HI जो है ये गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन में और आयोडीन में ये टूट जाता है। अब यहाँ पे बात ये आता है, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 मात्रा में, इधर तो हाइड्रोजन 1 ही मात्रा में है, इधर आयोडीन 2 मात्रा में, इधर आयोडीन 1 मात्रा में ही है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए अगर हम 2 से इधर गुणा करा दें तो अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 आयोडीन 2 आयोडीन, तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। तो हम यही कह रहे हैं कि सबसे पहली बात कि एक सरल और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अणुओं की जो संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आशा करता हूँ समझ के होंगे, वही लिखा गया है। सरल को हम प्राथमिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो किसी प्राथमिक व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नोट डाउन में याद रखेंगे नोट्स में कि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं को याद रखेंगे, आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जा सकती है। जितनी भी सरल अभिक्रियाएं हैं उन्हीं की आणविकता ज्ञात कर सकते हैं, परंतु कोटि सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। समझ रहे हैं, मतलब अभिक्रिया मोस्टली अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, उसमें से एक सरल अभिक्रिया भी होता है, एक जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया का मतलब जो आसानी से जल में टूट जाते हैं या आयनों में टूट जाते हैं। सरल अभिक्रिया जो आसानी से आयनों में नहीं टूटते हैं उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। वो अलग बातें हैं। मतलब मोस्टली हमें ये जानना है कि आणविकता है ना, वो ओनली सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात कर पाएंगे। जैसे ये एक सरल अभिक्रिया है, इसकी ज्ञात कर सकते हैं, परंतु जो कोटि है ना, कोटि सरल अभिक्रियाएं हैं उनकी भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो जटिल अभिक्रियाएं हैं उनका भी हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं, पर जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ ली है हमने कि
अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है। अब याद रखेंगे आणविकता जो है ना इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होता है, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का सिंपल सा मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगा समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो मान लेते हैं अभिक्रिया, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया R=P हो रहा है। मान लेते हैं अभिकारक 100% है और 100% में से 50% इसमें से जो अभिकारक है ना वो प्रोडक्ट में बदल गए हैं, तो अभिक्रिया आधी पूर्ण हो गई है। तो आधा पूर्ण होने में जो लगा समय है ना उस समय को ही अर्धायुकाल कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के आधे कंप्लीट होने में, आधे पूर्ण होने में लगा जो समय है अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहली बात अभिक्रिया की जो अर्धायुकाल का परिभाषा है ये आपको सबसे पहले तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है ना, इतनी बात समझ के। तो अब यहां पे ध्यान से समझेंगे। यहां पे एक चीज आप याद रखेंगे, अभिक्रिया की अर्धायुकाल के फॉर्मूला वो क्या होते हैं। अभिक्रिया का अर्धायुकाल T हाफ इक्वल टू होता है, T हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई क्या होता है K होता है। ये आप याद रखेंगे। जहां पे ये T हाफ क्या है अभिक्रिया का अर्धायुकाल है और ये K क्या है, K है वेग स्थिरांक। ठीक है ना, ये T के हाफ क्या है, ये है अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम इसको प्रूफ करना है तो गणना हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ भी हम कर देते हैं। यही प्रूफ करना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रूफ कैसे करेंगे। सपोज डेट इसे मान लेते हैं कि एक अभिक्रिया है, सपोज डेट R=P एक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया का हम प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है जो है R, अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है R= क्या माना था उन्होंने, A माना था। अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रता है, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को क्या R0 ना माना था उन्होंने। अभी इससे पहले हमने R0 माना था तो R0 A भी माना था। अगर हम पीछे ले जाकर दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। देखिए जब हमने आपको पढ़ाया था ना अभिक्रिया, मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, जब हमने आपको पढ़ाया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो उसमें हमने देखिए प्रारंभिक सांद्रता R0 A माना था और अंतिम सांद्रता को A-X माना था। तो इसी प्रकार अब अर्धायुकाल पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता R0 A होता है। अब देर से समझेंगे, आगे बढ़ाते हैं। यदि अभिक्रिया मतलब अर्धायुकाल आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है तो उस समय पर क्या होगा, तो हम कह देंगे कि अर्ध आयु काल के बाद प्रारंभिक सांद्रता, अर्ध आयु काल के बाद सांद्रता, अर्ध आयु काल के बाद जो सांद्रता होगा जिसे हम अंतिम सांद्रता कहते हैं वो क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अर्ध आयु काल के बाद जो अंतिम सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगा, A/2 होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू पहले प्रारंभिक सांद्रता A था, अब अर्ध आयु काल का मतलब अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो गई है तो उस समय पर जो अंतिम सांद्रता बचा वो प्रारंभिक सांद्रता का आधी ही नहीं बचा जी। अब इसका हम आधा करेंगे, आधा कंप्लीट हो गया है, उसी को तो अर्ध आयु काल कहते हैं, इसलिए A½ हमने कर दिया। ठीक है ना। तो अगर हम इसको लेकर इन दोनों के मान को लेकर हम क्या करते हैं, हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में पुट करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग
स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, ये हमने लगाया था कि क्या था जी, k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, मतलब t हमने यहाँ पर लिखा हुआ था log 10 a बाई a माइनस एक्स, हमने इस प्रकार लिखा हुआ था a बाई a माइनस एक्स, इस प्रकार हमने लिखा हुआ था, ये मुझे याद है, ठीक है ना। तो ये हमने जब चेंज कर दिया था उस समय पर, मतलब अगर हम चेंज इसको ना किए होते तो उस समय पर हमने क्या लिखा था, log 10 आर नॉट बाई आर ही तो लिखा था। इसको बाद में ना हमने चेंज किया था ए में। अरे बाबू अगर पीछे ले जाकर हम समझाएं आपको तो यहाँ पर देख लो बाबू, देख लो आर नॉट बाई आर, अब बाद में हमने बताया था आर नॉट इक्वल टू ए, आर के बराबर इतना मान लेते हैं किसी किसी बुक में, तब ना ये आया था, पहले तो हमने यही बताया था। तो यही फॉर्मूला है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का, तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब अभिक्रिया का यहाँ पे इतना हो गया। अब अभिक्रिया अर्धायुकाल है ना, तो हाफ अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, इसलिए टी हाफ हम लिख देते हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2.303 हो गया, और ये टी हाफ हो गया, और लॉग हो गया, और ये आर नॉट की जगह पर हम ए लिख देते हैं, और आर की जगह पर ए बाई 2 लिख देते हैं। अब इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये क्या हो गया समझिएगा, यहाँ पे k इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ हो गया, और लॉग ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ये हो गया ना। अब इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे log 2, यहाँ पे k इक्वल टू log 2 का मान कितना होता है 0.303, और ये टी हाफ था, और log 2 का जो मान होता है वो याद रखेंगे, आपको इस सब मान याद रखना है। 3010 मतलब 0.3010 होता है, ये log 2 का मान होता है। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा k इक्वल टू 0.693 बाई टी 1/2, इतना आ गया ना। तो ये हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक हमें मिल गया अर्धायुकाल के लिए। अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो टी हाफ इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला मिल जाएगा जी, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमारा प्रूफ भी हो गया, यही तो हमारा प्रूफ हो गया, अर्धायुकाल 0.693 बाई के हो गया। अब वही तो हमने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा अभिक्रिया का अर्धायुकाल का फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक था अभिक्रिया का अर्धायुकाल वो भी आपको समझ में आ गई होंगे। देखिए पीछे के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इस समझाने से पहले हमने क्लियर किया है कि पीछे देखिए ऐसे ऐसे हुआ है, वो जो भी हमने बताया वो कहाँ का था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जो हमने ज्ञात किया था उसी से ये सब ज्ञात होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए जिससे आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो। अगर आगे का समझ में नहीं आएगा तो पीछे मतलब पीछे वाले क्लियर नहीं है तो आगे समझना मुश्किल होगा। क्लास 9, 10th, 11 नहीं है बाबू, ये 12th की क्लासेस हैं और 12th इतना ईजी भी नहीं है, तो अदरवाइज मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हमने दे दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, आप वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का, ये 3 चीज़ का लिंक दिया गया है, उस पर जरूर आप ज्वाइन हो जाएंगे जिससे बोर्ड एग्जाम 2026 की अच्छे से स्टडी हो सके। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट अपने सीरियस है बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं क्लास 12th के लिए सक्सेस नोट्स लेकर आया हूँ जो है आपकी फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री। तो जितने भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर, तो ये आपका टोटल 24 चैप्टर हो रहा है। इस 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी फुल नोट्स आपको दिए जाएंगे, फुल नोट्स, फुल PDF नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर PDF नोट्स आपको लेना है ओनली 199 में आपको दोनों मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों।
अब वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए, ऐसे आप कहेंगे। फुल नोट्स या कंप्लीट नोट्स आप ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे वो समझ जाए हमारी टीम जो है। तो अदरवाइज उसके बाद आपको जो भी PDF नोट्स है आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओनली 199 है जी। तो नीचे नंबर है, तुरंत आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।